हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत एंड वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जो हमारे नेशनल इनकम अकाउंटिंग है उससे जुड़े हुए कौन कौन से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और उनका करके देखेंगे हम बच्चों क्या सॉल्यूशन। तो आज हम करने वाले एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, और इससे पिछले वाले वीडियो में जो हमारे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सब को हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आई होप सो कि आपने भी पढ़ लिए होंगे। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। आज हम करने वाले हैं बच्चों क्या, यहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे किसके, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हाट आर द रेम्यूनरेशन ऑफ ईच ऑफ दीज कॉल्ड। पहले तो हमें जानना है बच्चों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। देखो कोई भी अगर हम प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी अगर प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, चाहे वो गुड्स का हो, पहला क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन प्रोसेस होना चाहिए। प्रोडक्शन प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। अब प्रोडक्शन प्रोसेस होगा किसका, या तो गुड्स बनेंगे या फिर क्या होगा बच्चों, सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, ठीक है मैम। अगर कोई भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है बच्चों, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, अगर मैं इस पेन की बात करूं या फिर एरोप्लेन की बात करूं, ठीक है बच्चों, क्या हो रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो बच्चों प्रोडक्ट बनने के लिए कौन कौन से हमें फैक्टर चाहिए, अरे भाई हमें किस किस फैक्टर की जरूरत होगी, वो क्या होंगे हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन में कौन कौन से फैक्टर की जरूरत होती है। तो बच्चों मेनली 4 फैक्टर होते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है। तो कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये जो 4 फैक्टर है बच्चों, इनकी जरूरत होती है हमें किस में, कोई भी अगर प्रोडक्शन करते हैं जनरली ये 4 ही फैक्टर हमें चाहिए जो हमें कोई भी प्रोडक्शन करना है उसमें काम आते हैं। अब बच्चों लैंड में क्या क्या इंक्लूड करेंगे हम, अगर हम बात करें सो मैम लैंड में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है जो अर्थ पे है या अर्थ के नीचे है वो सारे किस में आ गए, लैंड में आ गए। जैसे फॉरेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर लैंड हो गई, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, ट्री हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गए। उसके अलावा बच्चों अर्थ के नीचे जो मिनरल्स मिलते हैं, वाटर रिसोर्सेज मिलते हैं, वो सभी किसका पार्ट है बच्चों, लैंड का पार्ट है, ठीक है, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। अगला है बच्चों लेबर। अगर हमें काम करना है तो हमें लेबर की जरूरत होगी, हमें श्रमिक की जरूरत होगी। सो बच्चों ह्यूमन, जहां पे ह्यूमन एफर्ट्स लगता है वो क्या हो गया, लेबर हो गया। अगला है बच्चों कैपिटल। हमें जब भी प्रोडक्शन करना है, चाहे वो सर्विस का है या गुड्स का हो, हमें मॉनेटरी टर्म में क्या चाहिए, हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे बच्चों कैपिटल की जरूरत होती है, जो मनी के फॉर्म में भी हो सकती है या फिर मेन मेड जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, जैसे कि मशीनरी हो गई, टूल्स हो गया, जो क्या करते हैं प्रोडक्शन में काम आती है। सो बच्चों ये क्या हो गए हमारे लिए, कैपिटल हो गया। लास्ट है बच्चों एंटरप्रेन्योर। अगर हमारे पास ये तीनों ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो बच्चों इन तीनों ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज रखना है, इनको कैसे कोऑर्डिनेट करना है और इनसे कैसे यूजफुल प्रोडक्शन किया जा सकता है, तो ये काम कौन करता है बच्चों, एंटरप्रेन्योर करता है। तो बच्चों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब इनका रेम्यूनरेशन, जब हम इनका यूज ले रहे हैं, जब हम इनसे सर्विसेज ले रहे हैं बच्चों, तो हमें बदले में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो हमें क्या देना पड़ेगा, तो सिंपल है, अगर हम कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज या लैंड का यूज कर रहे हैं तो बदले में हमें उनको क्या देना पड़ेगा बच्चों, रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लेबर का यूज कर रहे हैं तो हमें बदले में उनको क्या देना पड़ेगा, वेजेस देना पड़ेगा या सैलरी देनी पड़ेगी। अगला है बच्चों अगर हम कैपिटल का यूज ले रहे हैं तो हमें बदले में उनको क्या देना पड़ेगा, कैपिटल के बदले में हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर हमारे एंटरप्रेन्योर सर्विस दे रहा है तो हमें बदले में उनको क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट पे करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और ये हो गया उनका रेम्यूनरेशन, जो क्या करती है, जो कोई फर्म या इंडिविजुअल प्रोडक्शन में लगा हुआ है अगर इनका यूज करती है तो बदले में पेमेंट इस तरह से किया जाता है। या फिर हम कहें कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो बदले में, काम के बदले में कैसे इनकम लेते हैं, तो बच्चों इस वे में इनकम मिलती है। सो बच्चों यहाँ पे हमने देख लिया कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से थे, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देख लिए और उनका रेम्यूनरेशन क्या था ये भी हमने देख लिया, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई शुड द एग्रीगेट फाइनल एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी बी इक्वल टू द एग्रीगेट फैक्टर पेमेंट। एक्सप्लेन करना है, ठीक है बच्चों, इसको हम समझेंगे। हमने बच्चों अगर आपने पढ़ा होगा तो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी पढ़ा था, इनकम पढ़ा था, सॉरी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने क्या देखा था बच्चों, हमने एक सिंपल इकोनॉमी ली थी जिसमें सिर्फ दो ही सेक्टर है। कौन कौन से, एक था फर्म और दूसरा क्या था बच्चों, दूसरा था हाउस होल्ड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसको छोटा लिख देती हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। एक बच्चों क्या था, फर्म था, दूसरा क्या था बच्चों, हाउस होल्ड था। अब बच्चों जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन देता है, वो देता है बच्चों हाउस होल्ड। ठीक है, यहाँ पे बच्चों जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, हाउस होल्ड प्रोवाइड करवाता है। अब बच्चों प्रोडक्शन में कौन लगा हुआ है, प्रोडक्शन कौन करता है, तो हमें पता है मैम कोई ना कोई फर्म ही कोई भी सर्विसेज हो गई या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो गया वो बनाता कौन है, प्रोडक्शन कौन करता है, फर्म करती है। ठीक है, यूज किसका करेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का करेंगे। अब बच्चों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से मिलते हैं, हाउस होल्ड से मिलते हैं, जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है उससे मिलते हैं। ठीक है मैम, अगर फर्म यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज कर रही है तो बदले में बच्चों इनको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। सिंपल है, अगर लैंड का यूज हो रहा है तो रेंट पे करेगी, क्या करेगी, अगर लैंड यूज हो रहा है तो रेंट पे करेगी। यहाँ नीचे लिख देती हूँ, अगर लैंड यूज में ले रही है तो रेंट पे करेगी। ठीक है, अगर लेबर का यूज हो रहा है सो बच्चों बदले में क्या मिलेगा हाउस होल्ड को, यहाँ पे वेजेस मिलेगा। ठीक है मैम, अब बच्चों अगर कैपिटल का यूज ले रही है तो यहाँ पे क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर एंटरप्रेन्योर का यूज हो रहा है तो बदले में क्या पे करना पड़ेगा, प्रॉफिट पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैम हम यहाँ पे कहेंगे हाउस होल्ड क्या देता है, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए क्या देता है, फैक्टर ऑफ यहाँ पे प्रोडक्शन देता है, और बदले में फर्म क्या देती है, उनको पेमेंट करती है वेजेस में, सैलरी में, इंटरेस्ट में और प्रॉफिट में। ठीक है, यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा है कौन, यहाँ पे हाउस होल्ड प्रोवाइड करा रहा है, बदले में इनकम किसकी हो रही है, हाउस होल्ड की हो रही है। ठीक है मैम, अब बच्चों जो हाउस होल्ड को जो इनकम होगी, ठीक है, हाउस होल्ड की अपनी वांट्स होती है, अपनी नीड्स होती है, तो बच्चों यहाँ पे वो कैसे पूरा करेगी। सो मैम सिंपल सा है, यहाँ पे जो फर्म है उसने क्या करा, यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके क्या बनाया है, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज बनाई। अब बच्चों वो गुड्स और सर्विसेज कौन यूज करता है या कौन डिमांड करता है, सो मैम हाउस होल्ड करता है, वो अपनी नीड के लिए या अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए उन गुड्स या सर्विसेज की डिमांड करता है। ठीक है, तो ये फर्म से गुड्स और सर्विसेज कहाँ चली गई, यहाँ पे हाउस होल्ड में चली गई। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है बच्चों, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज कहाँ चली गई, हाउस होल्ड में। जो हाउस होल्ड में या जो इंडिविजुअल है या जो फैमिलीज है वो परचेज करती है खुद के खरीदने के लिए, खुद के जीवन यापन के लिए। ठीक है, बदले में क्या देती है, बदले में देती है बच्चों पैसे। बदले में क्या देगी, पैसे देगी। सिंपल सा है, हम गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं, बदले में क्या देते हैं, पैसे देते हैं। तो इनकम किसकी हुई, फर्म की हुई। इनकम किसकी हुई बच्चों, फर्म की हुई। तो बच्चों एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे हाउस होल्ड की जो इनकम थी, ठीक है, वो फर्म का क्या था, एक्सपेंडिचर था। और बच्चों यहाँ पे जो फर्म की जो इनकम थी वो हाउस होल्ड का क्या था, एक्सपेंडिचर था। तो हम कहेंगे बच्चों यहाँ पे हाउस होल्ड और फर्म जितना इनकम अर्न कर रही है उतना क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है। जितनी इनकम हुई है उतना इक्वल होगा किसके, एक्सपेंडिचर के। अब बच्चों अब समझते हैं इसको, द टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर इज एन इकोनॉमी मस्ट बी इक्वल टू द इनकम रिसीव। जितना बच्चों एक्सपेंडिचर हुआ है, जो फाइनल एक्सपेंडिचर हुआ है एक इकोनॉमी में, वो इक्वल होना चाहिए किससे, यहाँ पे जितनी इनकम रिसीव हुई है उसके। ठीक है, ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टेकन टुगेदर, फाइनल स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स एक्सेप्ट स्पेंडिंग ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने यूज किए हैं बच्चों, उन सबको साथ में लेके उनका यूज करा है और उनको बदले में क्या दिया है, पैसा दिया है। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे फाइनल गुड्स पे जो स्पेंडिंग हुई है या फिर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने यूज लिया है, उनको जो जितना दिया है उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है, इसमें से हमें क्या लेस करना है, इंटरमीडिएट गुड्स को लेस करना है। इंटरमीडिएट जो एक्सपेंडिचर हुआ है उनको लेस करना है, क्योंकि इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर पहले से ही हमने क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है फाइनल गुड्स में, इसीलिए इनको हम क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। द रेवेन्यू, ये तो एक्सपेंडिचर हो गया कि भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पे कर दिया, या गुड्स में जो बना था, गुड्स जो है फाइनल गुड्स जो बने हैं उसमें कितने हमने स्पेंड किया है, ये सब को हमने क्या करा, एक्सपेंडिचर में देख लिया। अब बच्चों रिसीव होगा, जब हम उसको सेल करेंगे तो हमें मनी रिसीव होगी। ठीक है, द रेवेन्यू अर्न बाय ऑल द फर्म पुट टुगेदर डिस्ट्रीब्यूट दिस रेवेन्यू टू दी फैक्टर। ठीक है, अब बच्चों रेवेन्यू हुआ, कंपनी के पास पैसा आया, अब उस पैसे का यूज कैसे करेगी, तो सिंपल सा है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसने यूज किया उनको पे करेगी। कैसे, किस फॉर्म में, सैलरी, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, अर्निंग और रेंट के रूप में क्या करेगी, पे करेगी। तो जितना बच्चों इनकम हुई है फर्म को
उतना क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। तो बच्चों इनकम इक्वल टू क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। द रेवेन्यू अर्न बाय ऑल द फर्म पुट टुगेदर डिस्ट्रीब्यूट दिस रेवेन्यू टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज सैलरी, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, अर्निंग और रेंट। ठीक है, जो इनकम हुई है उसको हमने क्या करा, एक्सपेंडिचर कर दिया है। तो हम कहेंगे मैम जो एग्रीगेट फाइनल एक्सपेंडिचर है एक इकोनॉमी में वो इक्वल किसके होता है, हमारा पेमेंट का, या फिर यहाँ पे किसके इक्वल होगा, यहाँ पे इनकम के इक्वल होगा। और ये कैसे होता है ये भी हमने देख लिया। इस जो डायग्राम है उससे हमने अच्छे से समझा है। ये हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है जिसमें एक की इनकम दूसरे का क्या है, एक्सपेंडिचर है, और एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की क्या है मैम, इनकम है, जो कि हमारी सिंपल इकोनॉमी में हमने देखा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड एंड अनप्लान्ड इन्वेंट्री accumulation? Write down the relation between change in inventory and value added of a firm। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, पहले तो हमें डिफरेंस करना है प्लान्ड और अनप्लान्ड इन्वेंट्री के बारे में। उसके बाद में कह रहा है कि रिलेशन बताना है किसमें, चेंज इन इन्वेंट्री, यानी इन्वेंट्री में जो चेंज हुआ है उसमें, और मैम वैल्यू एडेड ऑफ अ फर्म, और उसी के साथ हम ग्रॉस वैल्यू एडेड भी देख लेंगे। ठीक है बच्चों, प्लान्ड इन्वेंट्री क्या है, अगर बच्चों हमने जो हमारा इन्वेंट्री क्या होता है बच्चों, स्टॉक होता है। क्या होता है, स्टॉक होता है। अब बच्चों जो हमारी इन्वेंट्री है या स्टॉक है, अगर हमने उसको, जो हमारे ये जो ईयर है हमें कितना सेल करना है, उसमें पूरी प्लानिंग करके हमने करा है कि भाई हमारी अगर सेल बढ़ी है तो हमारे उसके पीछे हमारे पास इतनी इतनी इन्वेंट्री तैयार है। सो बच्चों ये क्या हो गया, प्लान्ड हो गया। यानी हम सारी जो चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पे क्या हो रही है, प्लान्ड होके ही हो रही है। अगर हमें यहाँ पे इन्वेंट्री राइज भी करनी है, यानी इन्वेंट्री बढ़ानी भी है, तो हम क्या करेंगे, उसको प्लान्ड वे में करेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे प्लान्ड इन्वेंट्री क्या हो गया, चेंज इन द स्टॉक और इन्वेंट्री दैट will occur as a planned way। हमने जो हमारी इन्वेंट्री या स्टॉक में जो चेंज किया है वो कैसे किया है, हमने प्लान्ड करके किया है। सो बच्चों ये क्या हो गया, प्लान्ड इन्वेंट्री हो गया। इन अ सिचुएशन फर्म विल प्लान टू राइज इट स्टॉक एंड इन्वेंट्री। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चों अगर इन्वेंट्री या फिर स्टॉक में राइज करना है तो वह कैसे करेंगे, हम प्लान्ड वे में करेंगे। कोई भी फर्म कैसे करेगी, प्लान्ड वे में करेगी। सो बच्चों ये क्या हो गई, प्लान्ड इन्वेंट्री हो गई। अब बच्चों प्लान्ड पढ़ ली तो अनप्लान्ड भी पढ़ लेते हैं। सो बच्चों अनप्लान्ड क्या हो गया, अरे भाई कोई भी अगर हमारी इन्वेंट्री में चेंजेस हो रहा है वो किस वे में हो रहा है, अनप्लान्ड वे में हो रहा है। तो बच्चों ये क्या हो गया, अनप्लान्ड इन्वेंट्री हो गया। It is the change in the stock of inventory that have occurred in an unexpected way। ठीक है, यानी हमने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था और हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इन्वेंट्री के स्टॉक में चेंजेस हो गए। तो बच्चों ये क्या हो गया, अनप्लान्ड इन्वेंट्री हो गई। अब ये कैसे हो गया कि मान लो हमारी सेल अच्छी चल रही है पर अचानक से सेल कम हो गई। तो अचानक से सेल कम हुई तो बच्चों हमारा जो स्टॉक था वो ज़्यादा पड़ा हुआ है, अभी भी हमारा जो इन्वेंट्री या स्टॉक था जो बिक जाना चाहिए था वो अभी भी पड़ा है। सो बच्चों ये क्या हो गया, अनप्लान्ड हो गया। अब इन्वायरमेंट का किसको पता, इकोनॉमी का किसको पता, कब डिमांड बढ़ जाती है, कब डिमांड कम हो जाती है, कब सेल ज़्यादा हो जाती है, कब सेल कम होती है, कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड वे में अगर कुछ चीज़ हुई है उससे हमारी जो इन्वेंट्री है उसमें चेंजेस आए हैं, हमारी स्टॉक इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक में चेंजेस आए हैं, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा अनप्लान्ड इन्वेंट्री। इन द सिचुएशन ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड फॉल इन सेल द फर्म विल हैव अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स। ठीक है बच्चों, इस सिचुएशन कैसे होती है, जैसे अगर अनएक्सपेक्टेड फॉल हो गया, यानी जो सेल है उसमें क्या हो गई, हमने एक्सपेक्टेशन ही नहीं करी थी और उससे हमारी सेल क्या हो गई, यहाँ पे बहुत कम सेल हो गई, हमने कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं की थी। अब बच्चों जब सेल कम हुई यानी कि हमारा स्टॉक है उसमें चेंजेस हुए होंगे, द फर्म विल हैव अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स। ठीक है, अब बच्चों फर्म के पास क्या है, बहुत सारा अनसोल्ड स्टॉक हो गया, किसका, हमारे गुड्स का। सो बच्चों ये क्या हो गया, अनप्लान्ड वे में हो गया। ठीक है, अब बच्चों वैल्यू एडेड वैल्यू एडेड ऑफ अ फर्म, वैल्यू एडेड ऑफ अ फर्म कैसे निकालते हैं, जो आउटपुट जो हुआ है, आउटपुट यानी जितना प्रोडक्ट बन गया। अब आउटपुट में से हम क्या करेंगे, जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स है उसको अगर हम माइनस कर देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू एडेड ऑफ फर्म। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी फर्म है बच्चों, इस फर्म, ये मान लो ये क्या है, फर्म या फिर यहाँ पे बेकरी है। ठीक है, क्या है ये, बेकरी। ठीक है मैम, ये बेकरी है। अब बच्चों बेकरी में जो ब्रेड है, मान के चलते ब्रेड है, ब्रेड बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें व्हीट चाहिए। ठीक है, या फिर हमें व्हीट फ्लावर चाहिए और व्हीट फ्लावर का यूज करके हम क्या करेंगे, ब्रेड बनाएंगे। ठीक है मैम, यानी ब्रेड बनाने के लिए इंटरमीडिएट गुड क्या हो गया,
यहाँ पे व्हीट फ्लावर हो गया, और व्हीट फ्लावर के लिए इंटरमीडिएट गुड क्या हो गया, व्हीट हो गया। ठीक है मैम। अब बच्चों जो यहाँ पे ब्रेड जो बना है उसमें व्हीट फ्लावर और व्हीट दोनों की ही वैल्यू ऐड है। जैसे मान लो जो फार्मर था उसने व्हीट का प्रोडक्शन किया, उसने जो हमारे फ्लोर मिल वाले हैं उसको 100 रुपीज में इसको सेल कर दिया। ठीक है, व्हीट को सेल किया 100 रुपीज में, किसको, व्हीट जो हमारा फ्लोर मिल वाला है इसको। अब बच्चों जो फ्लोर मिल वाला है उसने क्या करा, उस व्हीट को फ्लोर में कन्वर्ट किया और उसको बेकर को बेच दिया कितने में, 150 में। ठीक है मैम। अब बच्चों 150 में बेचा है तो 150 में हम कहेंगे ये वाले जो 100 है वो भी ऐड है। ठीक है, क्या करा, इसने खरीदा था 100 रुपए में, तो सिंपल सा है कि वो 100 रुपए में तो आटा बेचेगा नहीं, उसने प्रोसेस किया उस आटे को और यहाँ पे कितने में बेचा है, 150 में बेचा है। ठीक है, 150 में बेचा किसको, बेकर को। 150 में किसको बेचा, बेकर को। अब बेकर ने भी प्रोसेस किया, सिंपल है, आटा तो वो बेच नहीं सकता, अब वो आटे को क्या करा, उसने प्रोसेस करके ब्रेड में कन्वर्ट किया। अब जब उसने बेचा तो कितने में बेचा, यहाँ पे मान के चलते हैं 200 में बेचा। तो बच्चों इस 200 में ये जो 150 है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, अब बच्चों जब भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड में, तो अगर हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो मैम क्या होगा, जो इंटरमीडिएट गुड्स होंगे उनकी जो वैल्यू होगी, यानी जो हमने क्या करा, इंटरमीडिएट गुड्स पे जो खर्चा किया है या जो एक्सपेंडिचर्स किए हैं उनको हम लेस कर देंगे, उनको हम ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे मैम क्योंकि ये ऑलरेडी ऐड है। अब मैम वैल्यू एडेड में क्या हो गया, यानी जितनी वैल्यू ऐड हुई है उन्हीं को ही लेना है। ठीक है, सो यहाँ पे आउटपुट कितना है मैम, आउटपुट है 200 का। अब इसमें से मैम कितना, इंटरमीडिएट गुड्स कितना हो गया, मान के चलते हैं 150। ठीक है, यहाँ पे मान के चलते हैं 150, तो आउटपुट यहाँ पे 200 का है और इंटरमीडिएट गुड हो गया मैम 50 का। सो मैम यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू ऐड कितनी हुई है प्रोडक्ट में, तो हम कहेंगे 50 की वैल्यू ऐड हुई है। ठीक है, अब ऐसे ही बच्चों जब हम वैल्यू ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो गया हमारा, वैल्यू एडेड ऑफ अ फर्म। ठीक है, ये क्या होगी, वैल्यू एडेड ऑफ अ फर्म हो गया। ठीक है, एक फर्म के लिए। अगर बच्चों ऐसी हमारे जो इकोनॉमी है उसमें बहुत सारी फर्में हैं और उन सब द्वारा जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसमें जितना भी वैल्यू एडेड हुआ है उन सब को जोड़ लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या हो जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड हो गया। अब बच्चों ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकलता है, सेल बाय द फर्म प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज माइनस वैल्यू इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है बच्चों, कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, पहले तो हम सभी की वैल्यू ऐड कर लेंगे अगर हमें नॉर्मल निकालना है। ठीक है, इसके अलावा मैम एक और फॉर्मूला है, क्या है, अगर हम जितनी सेल करी है फर्म ने उसको लेंगे प्लस करेंगे इन्वेंट्री में जो चेंजेस हुए। इन्वेंट्री में जो चेंजेस कैसे निकालते हैं बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक, जो ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक को। क्लोजिंग स्टॉक में से अगर हम ओपनिंग स्टॉक को लेस करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक आ जाएगा और उसमें हमें लेस करना है बच्चों क्या, इंटरमीडिएट जो गुड्स है उनकी जो वैल्यू है हम उसको लेस कर देंगे। अब जब लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा वैल्यू एडेड आ जाएगा और फिर हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड निकल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा वैल्यू एडेड ऑफ अ फर्म कैसे निकलता है और ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ अ फर्म किस तरह से निकाला जाता है, ये हमने देख लिया। तो बच्चों यहाँ पे प्लांट अनप्लांट वैल्यू एडेड फॉर्म, वैल्यू एडेड ऑफ अ फर्म और ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकलता है ये हमने देख लिया। ठीक है, सो बच्चों एक चीज और, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो हमारा वैल्यू एडेड जो मेथड था बच्चों, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है, तो हम कहेंगे ये हमारे जीडीपी एट मार्केट प्राइस के इक्वल होता है। ठीक है, अगर आपके पास ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ अ फर्म आ गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड आ गया अगर इकोनॉमी का, तो बच्चों वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये रिलेटेड कौन सा है, कौन सा हमारा मेथड है, ये हमारा वैल्यू एडेड मेथड है। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, क्या कह रहा है, डिफाइन बजट डेफिसिट एंड ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, हमें डिफाइन करना है क्या, बजट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट। द एक्सेस ऑफ private investment over saving of a country in a particular year was ₹200 करोड़। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। ठीक है, क्या है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है किससे, सेविंग से। ठीक है, तो वो कितना है, एक पर्टिकुलर ईयर में है मैम 2000 करोड़ का। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ द बजट डेफिसिट वॉस, बजट डेफिसिट दिया हुआ बच्चों कितना, यहाँ पे 1500 करोड़। ठीक है, यहाँ पे बजट डेफिसिट कितना दिया हुआ है, 1500 करोड़ का, माइनस है
ठीक है, यानी लॉस हुआ है। ठीक है, व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड डेफिसिट ऑफ द कंट्री। ठीक है, हमें क्या निकालना है बच्चों, ट्रेड डेफिसिट निकालना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बच्चों कितने में आता है, 3 to 4 मार्क्स में आएगा। अब बच्चों सबसे पहले तो बजटरी डेफिसिट निकालते हैं। तो बजटरी डेफिसिट क्या हो गया, अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है गवर्नमेंट की इनकम से, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, बजटरी डेफिसिट हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ बाय विच द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड द टैक्स रेवेन्यू अर्न्ड बाय इट। ठीक है, यानी क्या हो गया, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है गवर्नमेंट की इनकम से, तो क्या हो गया मैम, यहाँ पे बजट डेफिसिट हो गया। ठीक है, यहां लिख देते हैं इसको, गवर्नमेंट मोर देन गवर्नमेंट इनकम। ठीक है, गवर्नमेंट इनकम यानी यहाँ पे टैक्स कोई मान के चलते हैं, टैक्स ही क्या है, गवर्नमेंट की इनकम है, तो यहाँ पे उससे ज्यादा है गवर्नमेंट इनकम। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मान के चलते हैं कि टैक्स क्या है, गवर्नमेंट की इनकम है, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा है किससे, यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू से, तो बच्चों क्या हो गया, ये बजट डेफिसिट। अब बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बजट डेफिसिट इक्वल है किसके, जी माइनस टी के। जी यानी यहाँ पे मान के चलते हैं गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो गया बच्चों, यहाँ पे टैक्स थे, तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, जी माइनस टी से डिनोट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने बजट डेफिसिट को समझा। अब बच्चों ट्रेड डेफिसिट की तरफ चलते हैं। ट्रेड डेफिसिट कैसे निकालते हैं, तो बच्चों ट्रेड डेफिसिट में क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, इंपोर्ट में क्या होता है, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो बच्चों क्या होगा, सिंपल सा है कि हमें पैसा देना पड़ेगा। हम कोई भी चीज का इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री से, तो हमें पैसा देना पड़ेगा। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें पैसा दूसरी कंट्रीज देगी। हम एक्सपोर्ट करेंगे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को, तो हमें पैसा मिलेगा। अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें पैसा देना पड़ेगा। अगर हमारी कंट्री का या हमारी इकोनॉमी का इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है, क्या देखा हमने कि इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, तो ये क्या हो गया बच्चों हमारे लिए, यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट हो गया। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एक्सेस इंपोर्ट एक्सपेंडिचर ओवर द एक्सपोर्ट रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंट्री। जितना हम बच्चों क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, वो ज्यादा है किससे, जो हमारा रेवेन्यू आया है एक्सपोर्ट से, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, ट्रेड डेफिसिट हो गया। और इसको हम कैसे लिखेंगे मैम, m माइनस एक्स से लिखेंगे। ठीक है मैम, किससे लिखेंगे, m माइनस एक्स से लिखेंगे। अब बच्चों निकालना क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रेड डेफिसिट ऑफ अ कंट्री। हमें ट्रेड डेफिसिट निकालना है, तो हम सिंपल सा है कि हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बजटरी डेफिसिट दिया हुआ है 1500 का। दूसरा क्या दिया हुआ है मैम, इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट कैसे निकला है, m माइनस एक्स निकला है। अब बच्चों जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है हम उसको और कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम कहें तो मैम हम यहाँ पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट माइनस सेविंग है, ठीक है, यहाँ पे, और जो हमारा मैम जो हमारी गवर्नमेंट जो हमारा बजटरी डेफिसिट है, ठीक है, कुछ इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो ट्रेड डेफिसिट होता है मैम वो इक्वल होता है किसके, m माइनस एस और माइनस जी माइनस टी के। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रेड डेफिसिट हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये ट्रेड डेफिसिट के इक्वल ही होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट के इक्वल ही होगा। तो मैम आई माइनस एस कितना था, इन्वेस्टमेंट माइनस सेविंग्स कितनी थी, अगर हम बात करें तो मैम हमने यहाँ पे निकाला था 200। ठीक है, 200 करोड़ की थी। ठीक है मैम, अब ऐड करना है क्या, जी माइनस टी, यानी हमारा बजटरी डेफिसिट। तो बजटरी डेफिसिट देख लिया था हमने, माइनस 1500 था। ठीक है, तो हम यहाँ पे माइनस का 1500 लिख देते हैं। अब बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 500। ठीक है, सो 500 क्या हो गया हमारे लिए, यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट हो गया 500 करोड़। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, हमारे लिए ट्रेड डेफिसिट हो गया। और ये हमने निकाल दिया कि किस तरह से ट्रेड डेफिसिट निकाला जाता है एक कंट्री का, ये हमने देख लिया। इसके अलावा हमने बजटरी डेफिसिट देख लिया, बजटरी डेफिसिट की यहाँ पे डेफिनेशन देख ली, क्या होता है देख लिया, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है ये हमने देख ली। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कंज्यूमर गुड्स ऑल्सो नोन एज फाइनल गुड्स, ठीक है, आर टेंजिबल गुड्स दैट आर रियल। ठीक है,
सपोज द GDP at market price of a country in a particular year was rupees 1100 करोड़। कितना है यहाँ पे GDP दिया हुआ है बच्चों, कितना है GDP at market price दिया हुआ है बच्चों, कितना 1100 करोड़। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वॉज रुपीज 100 करोड़। ठीक है, NFI है, देखो क्या क्या दिया हुआ है हमें, GDP दिया हुआ है मैम, GDP एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, कितना है 1100 करोड़ का। ठीक है, 1100 करोड़ का हमें GDP एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है। NDP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, सॉरी NFI दिया हुआ है। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मैम 100 करोड़ का दिया हुआ है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर हम सब्सिडी को लेस कर देते हैं बच्चों तो क्या आता है, हाँ यहाँ पे आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है हमारा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें कितना दिया हुआ है ये देख लेते हैं। हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है बच्चों 150 करोड़ का। ठीक है, 150 करोड़ का। ठीक है बच्चों, यहाँ पे रुपीस नहीं है, इसको करोड़ में कर देना। ठीक है, यहाँ पे 150 करोड़ का। ठीक है, नेशनल इनकम वॉज रुपीज 850। अच्छा, नेशनल इनकम भी दे रखी है, नेशनल इनकम ऑलरेडी दे रखी है। नेशनल इनकम कितनी दे रखी है बच्चों, 850 करोड़ की दे रखी है। ठीक है, निकालना क्या है, कैलकुलेट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। निकालना क्या है हमें, डेप्रिसिएशन को निकालना है। GDP दिया हुआ है, NFI दिया हुआ है, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स दिए हुए हैं। ठीक है मैम, और हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेशनल इनकम दी हुई है। ठीक है, अब बच्चों निकालेंगे कैसे, सो सिंपल सा है मैम। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, GDP। ठीक है, GDP कितना दिया हुआ है अगर हम बात करें, सो मैम हमें यहाँ पे GDP दिया हुआ है, GDP एट मार्केट प्राइस ऑफ अ कंट्री इज 1100 करोड़। ठीक है मैम, तो हमारा GDP एट मार्केट प्राइस 1100 करोड़। ठीक है मैम, 1100 लिख रहे हैं, 1100 करोड़ नहीं लिख रहे हैं, 1100 लिख रहे हैं। ठीक है मैम, अब मैम अगर हमें GDP एट मार्केट प्राइस को अगर हमें GDP एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सो सिंपल सा है, GDP इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। GDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मैं GDP एट मार्केट प्राइस में क्या करूंगी मैम, लेस कर दूंगी इनडायरेक्ट टैक्स को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। ठीक है, क्या करूंगी मैं, लेस कर दूंगी मैम यहाँ पे माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है मैम, यहां पे बच्चों GDP दिया हुआ है कितना 1100 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, यहां पे हम कहेंगे हमने निकाला था नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया हमारा 150 करोड़ हो गया। ठीक है मैम, यहाँ पे 150 करोड़। अब बच्चों यहाँ पे इसमें से इसको लेस करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1000, ये हो गया 50, तो यहाँ पे 950, यहाँ पे कितना आ जाएगा 950 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, ये हमने देख लिया। अब बच्चों क्या निकालना है, अब हमारा GDP एट फैक्टर कॉस्ट आ गया, अब हमें निकालना है NDP। सबसे खतरनाक होता है NDP। NDP का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, GDP एट फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को लेस करना है। ठीक है, NDP भी नहीं दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब बच्चों हम सीधा सीधा चलते हैं किस तरफ, अब हमें जाना है, देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट हमारा क्या निकालेंगे, नेशनल इनकम का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है बच्चों तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको इधर लिख दूं क्या, इसको इधर लिख देते हैं या फिर इधर ही रहने देते हैं। अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है बच्चों, अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो हमने GDP में से ऑलरेडी क्या कर दिया है, हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स को लेस कर दिया। ठीक है, कितना रह गया, GDP एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। ठीक है मैम, अब हमारा जो GDP एट फैक्टर कॉस्ट है, GDP एट फैक्टर कॉस्ट में से अगर हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन को तो क्या आएगा, NDP आ जाएगा। ठीक है, अगर हम डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, NDP आ जाएगा। उसी के साथ मैम अगर हम क्या करेंगे, उसी के साथ अगर हम मैम NFIA को, ठीक है, अगर हमें NFIA को देखो इसमें से इसको लेस करेंगे तो क्या आ गया, यहाँ पे NDP एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। अब जब NDP एट फैक्टर कॉस्ट में हम NFIA को जोड़ते हैं, याद रखना NDP एट फैक्टर कॉस्ट में अगर हम NFIA को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा। ठीक है, तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट है नहीं। ठीक है मैम, अब यहाँ पे ऐड कर लेंगे प्लस NFIA।
ठीक है मैम, NFIA को क्या करना है, ऐड करना है। अब बच्चों जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, कितना है 950, हमने निकाल दिया था, यहाँ पे 950 था। अब माइनस डेप्रिसिएशन है नहीं, ठीक है मैम, प्लस करना है NFIA। NFIA कितना दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे देख लेते हैं हमारा NFIA दिया हुआ है हमें, प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर वाज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 100 करोड़, ठीक है। NFIA कितना दिया हुआ है 100 करोड़, ठीक है। और मैम हमें एक और चीज दी हुई है, दैट इज नेशनल इनकम, हमें हमारी नेशनल इनकम दी हुई। सो बच्चों अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सो हम यहाँ पे पहले इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1150 हो गया, 1150 में से यहाँ पे क्या करेंगे, इनको पहले ऐड कर लेते हैं, 950 और 100 को ऐड करेंगे तो 1150 आ गया, 1150 माइनस डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे 850 आ गया। इसको थोड़ा सा नीचे ले लेती हूँ मैं, हमारे क्या करना है, नेशनल इनकम निकालनी है, तो हमारा क्या फॉर्मूला है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NFIA, ठीक है बच्चों। अब इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन इधर आ गया, और हम क्या करेंगे, हमारा 850 माइनस 850 या फिर 1150, हमारा 1150 माइनस 850 आ गया। सो रिमेनिंग जो बच गया वो क्या हो गया, हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। तो बच्चों यहाँ पे रिमेनिंग कितना बच जाएगा, हमारा 200 रिमेनिंग बच जाएगा, और यही क्या है, हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है बच्चों। तो किस तरह से हमने डेप्रिसिएशन को निकाला ये हमने देखा, और हमने इसी के साथ हमारे जो फिफ्थ जो क्वेश्चन था वो हमने पूरा कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है बच्चों। कुछ डेटा दिया हुआ है बच्चों, उसमें से हमें क्या निकालना है, हमें पर्सनल इनकम निकालना है और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है, ठीक है मैम। पहला कह रहा है NDP एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है 8000, NFIA दिया हुआ है 200, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट दिया हुआ है 1000, कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है 500, इंटरेस्ट रिसीव बाय हाउस होल्ड, इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड, ट्रांसफर इनकम दिया हुआ और पर्सनल इनकम दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले हम निकालेंगे, क्या निकालना है हमें पर्सनल इनकम निकालना है और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है। पर बच्चों पर्सनल इनकम निकालने से पहले हमें निकालनी पड़ेगी प्राइवेट इनकम। अब बच्चों प्राइवेट इनकम कैसे निकलती है, प्राइवेट इनकम कैसे निकलती है, सो मैम हम कहेंगे यहाँ पे NDP एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है मैम। अब इसमें ऐड करेंगे हम NFIA को, ठीक है। उसी के साथ ऐड करेंगे हम मैम ट्रांसफर इनकम को, ठीक है। उसी के साथ मैम जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उसको ऐड करना है, और लेस किसको करना है, यहाँ पे एक बार किसको किसको ऐड करना है लिख देते हैं, ठीक है। जहां ऐड करना है उसको ऐड कर लेते हैं, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, ट्रांसफर इनकम ऐड होगी, ठीक है। ये ऐड होगा और ये क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। अगर हम ये कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, प्राइवेट इनकम आ जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे अगर हमें प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करनी है, प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करनी है, सो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा NDP एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस हमारी यहाँ पे इनकम आ गई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA ट्रांसफर पेमेंट जो हमारा है ट्रांसफर इनकम, ठीक है, प्लस ट्रांसफर इनकम उसी के साथ क्या करना है बच्चों, यहाँ पे ट्रांसफर इनकम आ गई। अब हमें जो हाउस होल्ड को जो रिसीव हुआ है इंटरेस्ट उसको ऐड करेंगे, और जो हाउस होल्ड ने पेड किया उसको लेस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव हाउस होल्ड माइनस इंटरेस्ट पेड इंटरेस्ट रिसीव इंटरेस्ट पेड टू हाउस होल्ड, ठीक है, हाउस होल्ड, ठीक है बच्चों। अब इसको करेंगे तो हमारा NDP एट फैक्टर कॉस्ट कितना है 8000 है मैम, तो यहाँ पे लिख देते हैं 8000, ठीक है। NFIA कितना है, NFIA हो गया मैम हमारा 200, ठीक है, 200 प्लस हमारा जो है यहाँ पे ट्रांसफर इनकम कितनी हो गई 300, ठीक है मैम, ऐड कर दिया हमने 300 को,
ठीक है। अब मैम इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ है, सो देख लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 1500 और यहाँ पे पेड कितना क्या है 1200, तो हमारा रिसीव हुआ है, ऐड करना है 1500 माइनस 1200। अब बच्चों इसको कैलकुलेट करो और देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1000, यहाँ पे कितना हो गया 8500 और इसमें से हम लेस करेंगे तो 300 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 8800। ठीक है, 8800 करोड़, करोड़ में है क्या, ठीक है 8800 करोड़ हमारा क्या हो गया मैम, प्राइवेट इनकम हो गई। किस तरह से निकली है हमने देख लिया। अब बच्चों बारी है किसकी, पर्सनल इनकम की। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, पर्सनल इनकम को कैलकुलेट करना है और उसी के साथ हमें क्या करना है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट किसको करेंगे, पर्सनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। सो बच्चों पर्सनल इनकम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है अगर हमें देखना है, सो हमारा प्राइवेट इनकम जो हमने कैलकुलेट किया उसमें से हम क्या करेंगे, इन अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, जो हमारा अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट हुआ है और जो कॉर्पोरेट टैक्स हुआ है उसको हम क्या करेंगे मैम, लेस करेंगे। अगर इन दोनों को प्राइवेट इनकम से लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा पर्सनल इनकम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1500 को लेस करना है। सो मैम हमारा यहाँ पे पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम में हमने क्या करा, यहाँ पे जो प्राइवेट इनकम थी में हमें अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, ठीक है क्या था ये, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स को हमें लेस करना है। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, ठीक है मैम, और क्या लेस करना है, कॉर्पोरेट टैक्स को। कॉर्पोरेट टैक्स को लेस करना है। सो मैम हमारा यहाँ पे प्राइवेट इनकम कितनी हुई है 88, ठीक है, माइनस करना है अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट कितना है हमारा 1000 और 500, ठीक है 1000 और 500, यहाँ पे हो जाएगा 1000 और 500। जब इसको लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 7300 करोड़। ये क्या हो गया, हमारा पर्सनल इनकम हो गया। अब बच्चों पर्सनल इनकम आ गई, प्राइवेट इनकम आ गई, अब क्या निकालना है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, पर्सनल इनकम में से अगर हमारा जो पर्सनल टैक्स हमने पे किया है उसको लेस करना है। ठीक है बच्चों, तो हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलेगा, जो क्या करना है, हमारा जो पर्सनल इनकम आया है, जो हमारा पीआई आया है उसमें से हमें जो हमारा पर्सनल टैक्स अगर हमने पे किया उसको लेस करना है, पर्सनल टैक्स। ठीक है मैम, उसको लेस करना है। अब देख लेते हैं पर्सनल टैक्स है क्या, तो हम कहेंगे हाँ मैम पर्सनल टैक्स है, 500 दिया हुआ है, उसको हमें क्या करना है, लेस करना है। तो जब हम इसको लेस करेंगे, पीआई कितना है 7300 करोड़, 7300 करोड़ है, माइनस हमें 500 करना है। सो रिमेनिंग जो बच गया, अब रिमेनिंग कितना बचेगा 6800 करोड़ जो हो गया मैम हमारा क्या हो गया, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो गया। सो बच्चों यहाँ पे हमने देख लिया ये जो सिचुएशन दी हुई थी, इस जो डेटा था इसमें हमने किस तरह से प्राइवेट इनकम निकाला, पर्सनल इनकम निकाला और मैम यहाँ पे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकाला, ये हमने देख लिया। अगर बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चों कितने में 5 to 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन 5 to 6 मार्क्स में आएगा और यहाँ पे हमने ये सारा निकाल के देख लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ सिंगल डे राजू the barber collect ₹500 from haircuts over the day. His equipment are depreciated in a value by ₹50। ठीक है, डेप्रिशिएशन हो गया कितने का, 50 का। ठीक है मैम, यहाँ पे बच्चों कलेक्ट कितने हुए, 500 कलेक्ट हुए हैं। ये क्या है, जीडीपी है, मैं पहले से बता के चल रही हूँ। ये क्या हो गया हमारा, जीडीपी हो गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। ठीक है मैम, ऑफ दी रिमेनिंग ₹450। ठीक है मैम, डेप्रिशिएशन लग गया 50 का, रिमेनिंग बच गए 450। राजू पे सेल्स टैक्स वॉर 30। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स भी आ गया है। ठीक है, सेल्स टैक्स आ गया 30 का, टैक्स होम ₹200। ठीक है, अब उसने 30 रुपए का जो है क्या कर दिया, 30 रुपए का इनकम टैक्स देख दिया, जिसमें से 200 रुपए तो वो अपने घर ले जा रहा है, बाकी जो 220 है बच्चों वो क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है। ठीक है मैम, फॉर इम्प्रूवमेंट एंड बाइंग ऑफ न्यू इक्विपमेंट।
ठीक है मैम, यहाँ पे रिटेन करके रखा है उसने कुछ पैसा, किसके लिए, नए जो इक्विपमेंट लेना है उसके लिए। ही फर्दर पे ₹20 एज इनकम टैक्स फ्रॉम हिज इनकम, ठीक है, और उसने क्या करा, अपनी आय में से क्या दिया, 20% का इनकम टैक्स पे किया। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन कंप्लीट राजू कंट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग मेजर ऑफ द इनकम, ठीक है, क्या क्या निकालना है, जीडीपी निकालना है, एनडीपी निकालना है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, सॉरी एनएनपी निकालना है, पर्सनल इनकम निकालना है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है, ठीक है बच्चों, ये सारा हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, जीडीपी। जीडीपी एट मार्केट प्राइस बच्चों सामने सामने दिया हुआ है, क्या कह रहा है, सबसे पहले ही कह रहा है कि भाई उसने कलेक्ट किया 500 रुपीज, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या हो गया, 500। अब बच्चों बारी आती है किसकी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की। यहाँ पे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की बारी आती है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से हमें क्या लेना है, जो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स है उसको लेस करना है, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है बच्चों, अब मैम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना है, 500 है। अब मैम उसी के साथ यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट टैक्स कितना हुआ, तो उसने सेल्स टैक्स दिया बच्चों 30 का, सो मैम यहाँ पे कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैम जीडीपी आ गया, अब हमें क्या निकालना है, एनडीपी निकालना है। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल लेते हैं डायरेक्ट। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से हमें क्या करना है, डेप्रीशिएशन को लेस करना है। ठीक है मैम, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे हमारा कितना हुआ, यहाँ पे 470 हो गया। ठीक है मैम, अब 470 में से हमें क्या करना है, लेस करना है डेप्रीशिएशन को। डेप्रीशिएशन कितना लगा है, डेप्रीशिएशन लगा है 50 का, ठीक है, कितने का लगा है, 50 का डेप्रीशिएशन लगा है। ठीक है मैम, इसको इसमें से लेस कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 420 आ जाएगा। ठीक है, 420 आ जाएगा। 420 हमारा क्या हो गया मैम, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो गया। अब बच्चों एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है मैम। अब हमें अगर नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करना है तो हम क्या करते हैं, सो मैम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हम क्या करते हैं, हम एनएफआईए को ऐड करते हैं। बच्चों यहाँ पे कुछ भी एनएफआईए लिखा हुआ है क्या, तो हम कहेंगे नहीं मैम, नहीं लिखा हुआ है। सो हमारा अगर हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है या फिर हम कहें नेशनल इनकम निकालना है, सो हमारा फॉर्मूला क्या है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए, ये हमारा फॉर्मूला है। अब मैम एनएफआईए तो दिया हुआ ही नहीं है, तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 420 जो हमने निकाला है, प्लस यहाँ क्या है 0 है, तो मैम ये 420 ही क्या हो जाएगा, हमारा नेशनल इनकम हो जाएगा। तो हमारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या फिर हम नेशनल इनकम गए तो कितना हो गया, 420 हो गया। ठीक है मैम, सो ये हमारा क्या हो गया, 420 हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट कर दी, अब क्या कैलकुलेट करना है, अब कैलकुलेट करना है बच्चों पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सो बच्चों अगर हमें पर्सनल इनकम को निकालना है, सो हम कैसे निकालेंगे, सो मैम हमने यहाँ पे देखा था राजू क्या कर रहा है, रिटेन अर्निंग कर रहा है, रिटेन अर्निंग कर रहा है। ठीक है, सो मैम हमने जो हमारी नेशनल इनकम निकाली है उसमें अगर हम ये जो रिटेन अर्निंग है उसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पर्सनल इनकम आ जाएगी। ठीक है, सो हम कहेंगे मैम अगर हमें पर्सनल इनकम निकालनी है, अगर हमें पर्सनल इनकम निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, हमारा यहाँ पे क्या है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, उसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे लेस कर देंगे रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग को लेस कर देंगे। अब मैम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना दिया हुआ है देख लेते हैं। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो हमने निकाला था कितना था, हमारा 2 यहाँ पे लिख दो 420 है। ठीक है, हमारी नेशनल इनकम या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना है, हमारा 420। अब मैं 420 में हम क्या करेंगे, रिटेन अर्निंग को लेस करेंगे। रिटेन अर्निंग कितना है, 220। जब हमने इसमें से 220 को लेस किया तो कितना बच गया, 200 बच गया, और ये 200 हमारा क्या है, पर्सनल इनकम है। अब बच्चों पर्सनल इनकम हमारे पास आ गई, अब क्या निकालना है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है।
पर्सनल इनकम में से अगर हम टैक्स को लेस कर देते हैं तो क्या हो गया, हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें पर्सनल अगर हमें पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है तो मैम हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी पर्सनल इनकम आई है उसमें से अगर हमने कुछ भी पर्सनल टैक्स पे किया है उसको लेस कर देंगे। पर्सनल टैक्स जो पे किया उसको क्या करेंगे मैम, लेस कर देंगे। तो हमारी पर्सनल इनकम कितनी है मैम, यहाँ पे हमने निकाली है 200। ठीक है, कितनी है 200, और उसमें से हमारा जो पर्सनल टैक्स है बच्चों वो कितना है, यहाँ पे 20 रुपीज़ है, जो कि हमने देख लिया था। अब बच्चों हमारा यहाँ पे रिमेनिंग कितना रह गया, अगर हम करेंगे तो 180 करोड़ का हमारा क्या हो गया, सॉरी 180 रुपीज़ हमारा क्या हो गया मैम, यहाँ पे 180 रुपीज़ का हमारा यहाँ पे रह गया क्या, ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम रह गई, जो वो क्या करेगा, अपने खुद के खर्चे करने के लिए रखेगा। सो मैम यहाँ पे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं 7। ठीक है, और 7 क्वेश्चन का हमने आंसर देख लिया। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने करे थे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के। आई होप सो कि आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।